बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस। ठीक है कि होम्योस्टेसिस में क्या होता है, इसकी फ़िज़ियोलॉजी हम पढ़ेंगे, इसमें मैकेनिज़म्स कौन कौन से हैं। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव फ़ीडबैक को हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। और उसके अलावा हमने जो है तो ये बताना है कि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होगी, ब्लड कोगुलेशन कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के टॉपिक में डिस्कस करनी है। तो लेट वी स्टार्ट। अब होम्योस्टेसिस के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होम्योस्टेसिस है क्या चीज़। तो होम्योस्टेसिस इज़ डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, होम्यो एंड स्टेसिस। ठीक है, ये होम्यो एंड स्टेसिस। अब होम्यो मीन्स सेम, स्टेसिस मीन्स स्टैंडिंग स्टिल। मीन्स के होम्योस्टेसिस में हम क्या पढ़ते हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, कि हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक हम अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आती हैं, होम्योस्टेसिस में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब समर सीज़न होता है या जब कोल्ड वो होते हैं, विंटर सीज़न होता है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो विंटर सीज़न में कि आप ग्लव्स पहनते हो। ठीक है, आप स्वेटर पहनते हो, जैकेट्स वगैरह, सॉक्स होगी, शूज़ आप लोग पहनते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्यों करते हो, इसलिए ही करते हो कि जो आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है एज़ कम्पेयर टू योर बॉडी टेम्परेचर। तो आप अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट मीन कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक क्या करते हो, उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करते हो। तो इस सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। Once the internal environment is stable, it allows an organisms to be independent from changes in external environment. अब इसमें क्या कहते हैं कि अगर एक दफ़ा ऑर्गेनिज्म की जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल, मतलब जैसे अभी हम हैं, अब हम क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, गर्मियाँ होती हैं तो हम समर सीज़न में क्या करते हैं कि हम हल्के फुल्के से कपड़े पहन लेते हैं। ठीक है, हम मतलब अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक ख़ुद को जो है तो वो मेंटेन करते हैं। तो इस तरह यहाँ पे भी यही बताया गया है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, एक मिनट, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब वो इतने इंडिपेंडेंट होते हैं कि वो अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक चेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है मिलियो इंटीरियर। मिलियो इंटीरियर को जो है तो वो जो नोटिफाइड किया था वो क्लॉडी बर्नर्ड ने किया था इन द 19th सेंचुरी में। ठीक है, अब इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, तो उसने जो है किस चीज़ को उसने इंट्रोड्यूस्ड किया था, ये सेकंड देखें, ये ही इन्वेंटेड द फैक्ट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द मैन लाइव इन अ perfectly organized and controlled internal environment which is called milieu interior. Wait, एक मिनट, अब सही है। अच्छा, अब उसने क्या किया कि उन्होंने बोला, जैसे कि आप देखें ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, तो हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ट्रिलियन ऑफ सेल्स से ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसके बारे में जो है तो मैंने थोड़ा बहुत बताया है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो 30 to 36 ट्रिलियन ऑफ सेल्स से मिलके बनी हुई है। आई थिंक सो यही है, लेकिन एग्जैक्ट इसकी जो है तो नहीं पता, लेकिन ट्रिलियन ऑफ सेल्स से ह्यूमन बॉडी जो है वो बनी हुई है। फिर भी आप लोग गूगल कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब इसने क्या किया कि जो मिलियो इंटीरियर है, ठीक है, ही इन्वेंटेड द फैक्ट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द मैन लाइफ इन अ परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट कॉल्ड मिलियो इंटीरियर। अब इसने मिलियो इंटीरियर किसको बोला है कि अब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड है ना, ठीक है, तो वो ऐसे परफेक्टली ऑर्गेनाइज है कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी बॉडी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स,
तो वो क्या है, परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो उसने कहा कि ये क्या है, मिलियो इंटीरियर है। एक मिनट, ये बार बार आगे चला जाता है, ये मिलियो इंटीरियर है, ठीक है। द वर्ड होम्योस्टेसिस वॉज डिराइव बाय वॉल्टर बी कैनन इन 1930। अब वॉल्टर बी कैनन ने जो है तो होम्योस्टेसिस का जो वर्ड था वो डिराइव किया था, ठीक है, 1930 में। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर्स, फॉर योर टेस्ट एग्जाम्स, कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये आ जाती हैं। व्हाट इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। अब बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है। अब देखें, एक हमारे पास इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं, ठीक है, एक हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं उसके दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक प्लाज्मा आता है और एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाते हैं। अब देखें यहाँ पे बॉडी सेल्स आर कंटेन्ड इन वाटरी इंटरनल एनवायरनमेंट थ्रू विच लाइफ सस्टेनिंग एक्सचेंज आर मेड। अब इसमें क्या है कि जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं, ठीक है, अब जाहिर सी बात है वो हमारे पास वाटरी होंगे, ठीक है, उसमें वाटर भी होगी। अब वाटर की जो परसेंटेज होगी वो डिफरेंट होगी। अब इंट्रा सेलुलर जो होंगे वो अलग होंगे, उनकी परसेंटेज जो होगी वाटर की वो इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर अलग होगी और सेल के बाहर जो है वो अलग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आ गया कि फ्लूइड एनवायरनमेंट इन विच सेल्स लाइफ फ्लूइड आउटसाइड द सेल, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स कि जो सेल के आउटसाइड पे होते हैं, जो फ्लूइड आउटसाइड ऑफ द सेल होता है। जैसे कि ये एक सपोज सेल है, ठीक है, ये सेल में न्यूक्लियस है। अब इधर आउटसाइड द सेल जो होगा फ्लूइड उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो इनसाइड द होगा उसको हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसमें फिर हमारे पास प्लाज्मा आ जाता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें एक प्लाज्मा आ जाता है और एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाता है। प्लाज्मा हमारे पास कौन सा है, विच सर्कुलेट इन वेस्कुलर सिस्टम, जो ब्लड वेसल्स में है, ठीक है। आप देखें ना, जैसे कि एक मिनट, ये एक टेस्ट ट्यूब है, आप जब ब्लड इसमें लेते हो, ठीक है, तो आफ्टर कुछ टाइम बाद जब आप देखते हो, ठीक है, आफ्टर फ्यू मिनट्स, तो आप देखते हो तो ब्लड जो होता है तो वो सेपरेट हो जाता है और जो प्लाज्मा होता है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है कि जो प्लाज्मा आ जाता है कि प्लाज्मा में कितना होगा, वाटर की जो कंसंट्रेशन होगी या परसेंटेज होगी वाटर की वो कितनी होगी, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाता है, द फ्लूइड बिटवीन द सेल्स, जो सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड होता है, ठीक है। जैसे कि ये दो सेल्स हैं, एक मिनट देखें, ये जैसे दो सेल्स हैं, अब इन दोनों के दरमियान में जो फ्लूइड होगा वो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। फिर ये हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड आ जाता है, फ्लूइड कंटेन्ड विद इन ऑल बॉडी सेल्स, मतलब जो हमारे पास कहाँ पे होते हैं, जो सेल्स के अंदर हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब यहाँ पे देखें, इस डायग्राम से आप लोगों को सही से समझ आएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो टोटल जो अगर बॉडी वेट देखें तो वो 70 kg है, ठीक है। 70 kg हमारे पास क्या है, बॉडी वेट है। अब 70 kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो टोटल बॉडी वाटर है वो हमारे पास कितने 60% ऑफ बॉडी वेट पे होते हैं। मतलब हमारे पास जो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो होगा, जो वाटर होगा ना बॉडी में, वो हमारे पास 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होगा, जो कि कितना होगा 42 लीटर होगा। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला 42 लीटर। अब इसके बाद देखें हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आ जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड आता है। अब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है तो 65% ऑफ टोटल बॉडी वेट है और एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो 35% आ जाता है। इसकी जो परसेंटेज है ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बाज़-औक़ात MCQs में बन जाती हैं, आपके पेपर्स में या एग्ज़ाम्स में जो टेस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये आ जाती हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास एक प्लाज्मा आते हैं और एक इंटरस्टिशियल्स आ जाते हैं। प्लाज्मा मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो हमारे पास ब्लड में होता है। तो प्लाज्मा में कितनी परसेंटेज होगी वाटर की, तो ये देखें 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट है, ठीक है। और इंटरस्टिशियल्स में जो है तो ये
8% और 28% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है, 11 लीटर। आगे मूव होते हैं, ये कंपोनेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आ जाते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, ये देखें, ये आपका जो है तो ये सेल है, ठीक है, दिस इज़ योर सेल। अब सेल के अंदर ये वाला जो है तो ये न्यूक्लियस है, एक मिनट, ये न्यूक्लियस है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो ये वाला फ्लूइड है, ठीक है, अब ये वाला फ्लूइड क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जिसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा फ्लूइड आ जाता है। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो ये सेल के अंदर है, ये हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। अब इनकी जो परसेंटेज है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि इनकी कितनी परसेंटेज है, इंट्रासेलुलर कितनी है और एक्स्ट्रा सेलुलर कितनी है। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर में जो है तो प्लाज्मा आ जाता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड आते हैं, अब उनकी अलग अलग परसेंटेज कितनी है, ठीक है, ये सारी मैंने आपको बता दी है, आप उसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम आते हैं। होम्योस्टैटिक सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहला हमारे पास सेंसर्स आते हैं, डिटेक्टर्स, जो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं डेविएशन इन एनी एक्टिविटी इन इंटरनल एनवायरनमेंट टू ट्रांसमिट मैसेज टू कंट्रोल सेंटर, जो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं हमारे ब्रेन तक। अब हमारी जो स्किन है, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स लगे हैं हमारी बॉडी में, स्किन में। हम किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, हम डायरेक्ट पीछे करते हैं, क्यों? क्योंकि वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, मैसेज को डिटेक्ट करते हैं। जब वो मैसेज को डिटेक्ट करते हैं तो वो मैसेज डायरेक्ट हमारे ब्रेन तक जाता है और फिर ब्रेन से वापस जो है वो मैसेज वहाँ पे आता है कि अब हमने हाथ क्या करना है, पीछे करना है। तो ये इतना जल्दी ये हो रहा है, 0.1 सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में या इससे भी कम सेकेंड में जो है तो ये हो रहा है, ठीक है, मतलब ये इतना जल्दी हो रहा है। देखिए ना, आप जब किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, आप डायरेक्ट अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, तो ये सब कुछ कितना जल्दी हो रहा है, विद इन सेकेंड ये हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल सेंटर आपका ब्रेन आ जाता है, ठीक है, कंट्रोल सेंटर क्या है, ब्रेन है। ये मैसेज को इंटीग्रेट करता है, ठीक है, विद अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड सेंड कमांड टू इफेक्टर्स। फिर ये मैसेज को सेंड करता है, वही बात हुई कि मैसेज जो है वो आपके सेंड होगा इफेक्टर तक। अब इफेक्टर का क्या काम होगा, इफेक्टर का ये काम होगा, मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट, इंक्रीज और डिक्रीज एक्टिविटी इन ऑर्डर टू रिस्टोर अफेक्टर टू इज डिजायर्ड वैल्यू, दैट इज होम्योस्टेसिस। इफेक्टर का यही काम होगा कि वो क्या करेगा कि जब स्टिमुलस गया, ठीक है, आपकी ब्रेन तक, एफरेंट और ईफरेंट, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी जब हम जो हैं तो न्यूरोमस्कुलर हम पढ़ेंगे, तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में ये सब कुछ है, एफरेंट ईफरेंट, वो इंशाल्लाह डिटेल से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो इसमें यही है कि जब आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, स्टिमुलस हुआ, ठीक है, आपकी ब्रेन तक मैसेज सेंड हो गया, ब्रेन से वापस जब ब्रेन ने मैसेज रिसीव किया, वापस सिग्नल जो है वो सेंड हुए उसी जगह पर, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इफेक्टर हो गया, हमने हाथ डायरेक्ट क्या कर लिया, पीछे कर लिया। अब यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म आ जाता है, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम। 2 मैकेनिज्म्स होते हैं, एक हमारे पास नेगेटिव होता है और एक हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक होता है। अब नेगेटिव में ये होगा कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ होगी। जैसे कि बॉडी टेम्परेचर आपका देखें, आपको जब बुखार होता है, ठीक है, फीवर आपको होता है, या फ्लू आपको होता है, तो कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको रिलीफ आ रहा होता है। आप कोई पेन किलर खाते हो, ठीक है, तो वो जब आप पेन किलर खाते हो तो वो जो आपके रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं आपकी बॉडी पे, तो वो पेन किलर वहाँ पर जाके एक्ट करता है उन रिसेप्टर्स के लिए, ताकि जो पेन है वो क्या हो सके, रिलीफ हो सके, ठीक है। तो इस तरह नेगेटिव फीडबैक में यही है कि अगर एक चीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो वो उसको क्या करेगा, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगा, सप्रेस नहीं करेगा, बल्कि उसको कम कर देगा। मतलब अगर आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका फीवर ज़्यादा हो रहा है तो उसको वो कम करेगा, ठीक है। आपको जो बॉडी टेम्परेचर है, जी बिल्कुल यही है। अच्छा, अब देखें, ये हमारे पास एक फ़्लो चार्ट है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक का फ़्लो चार्ट है कि जब हमारे पास नॉर्मल से अगर कंडीशन राइज़ होती है तो क्या होता है, और जब हमारे पास नॉर्मल से कंडीशन डिक्रीज़ होती है तो क्या होता है। तो ये हम पढ़ेंगे अभी। अब देखें, यहाँ पे ये स्टिमुलस है, ठीक है,
अब कंडीशन राइज हो गई अबव द नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल से क्या हो गई आपकी कंडीशन राइज हो गई, मतलब आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से वो राइज हो गया है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो गया, राइज हो गया। तो फिर क्या होगा, रिसेप्टर्स, अब जो रिसेप्टर्स आपकी जो स्किन पे या आपकी बॉडी पे लगे हुए हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर डिटेक्ट स्टिमुलस। अब वो स्टिमुलस कहाँ जाएगा, वो सेल्फ रेगुलेटरी करेक्टिव मैकेनिज्म, वो ब्रेन तक जाएगा, फिर वहाँ से जो है तो मैसेज दोबारा सेंड होगा एंड देन कंडीशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, और फिर ये नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, मतलब वापस वैसे नॉर्मल वो कर देगा कि कंडीशन राइज हुई है या कंडीशन जो है तो वो डिक्रीज़ हुई है, तो उसको क्या करेगा, नॉर्मल कर देगा, वापस वैसे ही कर देगा। ये किसका काम है, ये नेगेटिव फीडबैक का काम होता है। अब देखें इसको, यहाँ पे देखें, अब इधर जो कंडीशन है वो डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है, बिलो द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से जो है वो कम हो गई है, तो स्टिमुलस कंडीशन डिक्रीज बिलो द नॉर्मल। अब नॉर्मल है, ठीक है, सपोज करें कि अभी आपकी जो बॉडी कंडीशन है या टेम्परेचर आपका जो बॉडी का है वो बिल्कुल नॉर्मल है, 36 to 37 38 इस तरह जो है तो डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर आपकी बॉडी का होता है, 36 to 37 इस तरह आई थिंक सो होता है। अभी मुझे थोड़ा सा ज़रा वो हो रहा है, आई थिंक यही है 36 to 37। अब ये आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये आप देखें जैसे कि ये नॉर्मल है, ठीक है, अब इससे थोड़ा सा अगर अबव हो जाता है तो वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ब्रेन तक मैसेज जाएगा, रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे, ब्रेन तक जाएगा, जो ब्रेन तक जाएगा ना तो ब्रेन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको रेगुलेट कर रहा है, दैट इज़ हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वो इसको क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, सॉरी इसको रेगुलेट कर रहा है बॉडी टेम्परेचर को। अब इसके बाद देखें यहाँ पे जब स्टिमुलस हो गया, ठीक है, कंडीशन जो होगी वो डिक्रीज़ होगी बिलो द नॉर्मल, अब रिसेप्टर्स ने वही काम किया, डिटेक्ट किया स्टिमुलस को, फिर सेल्फ रेगुलेटरी करेक्टिव मैकेनिज्म, अब वो जो नॉर्मल से जो है वो चीज़ डिक्रीज़ हुई है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर कम हुआ है या बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है, तो उसको ब्रेन जो होगा वो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस जो होगा कंट्रोल करेगा एंड देन कंडीशन जो है वो राइज कर देगा, मतलब यहाँ पे कंडीशन जो है वो डिक्रीज़ हो गई तो यहाँ पे हमारे पास उसको राइज कर दिया एंड वापस वो नॉर्मल में चला गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि एक चीज़ इंक्रीज़ अगर हो रही है तो दूसरी चीज़ जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, मतलब उसको वो क्या करेगा, कम करेगा। जैसे यहाँ पे देखें राइज हो रहा था तो यहाँ पे डिक्रीज़ कर दिया, यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा था तो यहाँ पे हमारे पास राइज कर दिया एंड वापस वो नॉर्मल में चला गया, ठीक है। अच्छा अब देखें नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब नेगेटिव फीडबैक की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें देखिए रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल आता है, टेम्परेचर रेगुलेशन आता है और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन आ जाता है, ठीक है, ये किस में आ जाते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आ जाते हैं। अब ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं इसको हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है तो वो सीक्वेंस से हम इंशाल्लाह उसको डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ सही से समझ आए, क्योंकि वो बहुत डिटेल में है, हर एक स्टेप है, तो उसके लिए आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, ठीक है, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को हर एक चीज़ जो है वो सही से समझ आ जाए। बाकी नेगेटिव फीडबैक का आपको समझ आई थिंक सो आ गया होगा। पॉजिटिव फीडबैक में ये होता है ना कि पॉजिटिव फीडबैक में अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है ना तो वो उसको और सप्रेस करेगा कि वो इंक्रीज़ हो जाए, जैसे कि लेबर पेन जो होता है, ठीक है, लेबर पेन में क्या होता है कि अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो ये पॉजिटिव फीडबैक की वजह से वो उसको और ज़्यादा तेज़ कर देगा, ठीक है, और राइज कर देगा, तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक। और अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है तो बता सकते हैं, कमेंट आप लोग कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।